है ना। दूसरी प्रैक्टिस ये हो सकती है कि हाँ हम अपने कुछ स्किल्स को निखार लें, लेकिन जब तक आप रियल पेपर नहीं देखोगे, रियल पेपर की एनालिसिस नहीं करोगे, उसका ट्रेंड नहीं बनाओगे, अगर आपको ये नहीं पता है स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, तुषार मंडल में डिवीजन क्या है, कितने पीटी में आते हैं, कितने मेंस में आते हैं और इनका ट्रेंड चेंज कैसे होता है, अगर आपने खुद ट्रेंड नहीं बनाया है ना, आप कभी थीम नहीं पकड़ पाएंगे। टीचर के चक्कर में मत पड़ो, है ना, कोचिंग के चक्कर में पड़ो ज़्यादा। इसको ये सोचो कि ये तुम्हें पुश करेगा, लेकिन ये तभी पुश करेगा जब आप खुद दौड़ने, भागने, कूदने के लिए तैयार। और ट्रेंड भी टीचर बताएगा क्या? नहीं बताएगा। कठिन क्वेश्चन आ जाएगा तो वो कहेगा अरे कभी कभी ऐसा आउट ऑफ सिलेबस दे देता, आसान आएगा तो मेरे से आया, है ना। ट्रेंड, आपको ट्रेंड देखना है। लास्ट में बात करूंगा, याद रखो 2013 से सिलेबस का मतलब मेंस का पैटर्न क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो कम से कम 2013 से 2022 के प्रश्नों का टोटल ट्रेंड आपको देखना, ट्रेंड डेवलप करना है। ज्योग्राफी वाली जो आपकी कॉपी होगी पहले 1-2 पेज में, इन सब में आपको देखना होगा कितने कितने क्वेश्चन कहाँ पूछे गए हैं। अगर ये नहीं देखोगे, ट्रेंड नहीं सेट रहेगा, तो फिर हम लोग ब्लाइंड तरीके से पढ़ रहे होंगे, उसका कोई फायदा नहीं। ट्रेंड देखना है आपको। प्रीवियस पेपर खरीदा भी है कि नहीं? खरीदने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहो तो यूपीएससी की साइट पर पड़ा हुआ है, यूपीएससी की साइट पर जितने साल के पढ़े हैं उतने साल से काम हो जाएगा, है ना। उन सारे को लेकर के आज ज्योग्राफी के, कम से कम ज्योग्राफी के सभी ईयर के प्रश्नों का ट्रेंड खुद भी डेवलप करो। मैं भी बताऊंगा, लेकिन खुद भी डेवलप करो। जिस चीज को आप देखते हो ना, उसको समझने की आपकी क्षमता तुलनात्मक रूप में बढ़ जाती है। टीचर बताएगा तो कई बार आपके दिमाग से आउट हो जाएगा, क्योंकि हर टीचर कुछ बता रहा होगा तो कितनी दिमाग में रख पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर, इस तरह के ट्रेंड आपको खुद बनाने हैं। तो चलो साथ साथ हम कोशिश करेंगे। अब स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, तुषार मंडल और यहाँ पर यह जैव मंडल। अब हम इसमें से एक एक में देखें यूपीएससी में कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर हम स्थल मंडल देखते हैं, स्थल मंडल अगर हम यहाँ पर देखते हैं लिथोस्फीयर, तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। खगोल की पढ़ने में टाइम नहीं खराब करना है, खगोल की कहीं लास्ट में पढ़ लेंगे, देख लिया जाएगा। जहां से ज्यादा प्रश्न संभावित है उनको आपको देखना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहां से पीटी में भी क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। पीटी और मेंस ये दोनों का पोर्शन है, और पिछले कुछ सालों से यह कहा जाए कि ये काफी लंबा समय हो गया है जबकि यहां से प्रश्न नहीं आए हैं। तो यहां से प्रश्न अवेटेड है, यहां से किसी भी समय एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन या तो जीएस मेंस में आ सकता है या पीटी से यहां से प्रश्न उठेंगे। ठीक है, ट्रेंड देखोगे तो क्लियर होगा। ये अब तक निगलेक्टेड एरिया रहा है और निगलेक्टेड एरिया को यूपीएससी जल्दी ही पकड़ती है। तो पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये एक स्टैटिक पार्ट है। करंट पार्ट इसमें हम ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि उनको लेकर डिस्प्यूट ज्यादा बना रहता है। तो एक मोटे तौर पर यह स्टैटिक पार्ट सा है। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक होगा पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, अक्षांश देशांतर, यह मुख्यतः प्री का टॉपिक है। यह मुख्यतः प्री का टॉपिक है और पिछले कुछ सालों से लगातार एक प्रश्न यूपीएससी पूछ रही है। आसान से प्रश्न होते हैं, एक दो बार थोड़ा भाषा संबंधी ध्रुवता आ जाती है, भाषा थोड़ी कठिन होती है तो समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे इस साल पूछा कि निम्नलिखित में से कब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो उसने ये नहीं दिया कि 21 जून, दिसंबर, उसने लिखा जून के दूसरे पखवाड़े में। अब कई बच्चे पूछते पखवाड़ा क्या होता है, मतलब जबरदस्ती बात। अगर आप हिंदी के हो तो हिंदी पे आपकी पकड़ क्या है, बेटर होनी चाहिए। पखवाड़े के कारण आपका कोई क्वेश्चन खराब नहीं होना चाहिए कि पखवाड़ा क्या समझ नहीं आया। उसके ठीक पहले पूछा था 21 जून को निम्नलिखित में से क्या होता है, 2021 का क्वेश्चन है शायद 21 में। 21 जून को क्या होता है, उसमें लिखा था कि सूर्य आर्कटिक सर्किल पर, ध्रुवीय वृत्त पर सूर्य व्योमस्थ रहता है, क्षितिज में डूबता नहीं। अब समझ नहीं आया कि व्योमस्थ क्या होता है, क्षितिज में डूबता नहीं है। राइट, आसान क्वेश्चन, वो केवल यही पूछ रहा है कि आसमान में बना रहता है, डूबता नहीं। अब टर्म क्या है, व्योमस्थ, क्षितिज, कई बच्चे उसी में व्योमस्थ क्या होता है। तो प्रीवियस पेपर देख के समझ में आएगा कि कहाँ से किस तरह के कठिन शब्द दे सकता है। फिर आप ये तो नहीं करोगे कि हम जाके कोर्ट में दावा ठोकते हैं कि ऐसे हिंदी क्यों दे रहा है, या फिर हम लोग मिल बैठ करके मुखर्जी नगर के पत्रा पे एक मीटिंग करें कि यूपीएससी के खिलाफ अभियान चलाया जाना चाहिए कि हिंदी अनुवाद अच्छा दे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको उसकी शब्दावली समझनी है। इसलिए आसान प्रश्न होने पर भी प्रश्न कई बार समझ ना आने के कारण चीजें गलत होती हैं। उसके पहले एक बार इसने क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए आप रेगिस्तान में हैं, रात्रि में उत्तरी गोलार्ध में रेगिस्तान में हैं और आप रास्ता भूल गए हैं और आपको पूर्व दिशा में जाना है और आप ध्रुव तारे को पहचान लेते हैं, तो फिर अब आप निम्नलिखित में से क्या करेंगे। ध्रुव तारे को अपने दाहिने रख के चलेंगे, ध्रुव तारे को अपने बाएं रख के चलेंगे, ध्रुव तारे के सामने से चलेंगे, ध्रुव तारे के पीछे से चलेंगे। अब ये तभी आएगा ना जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर। राइट, हमको पता हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ध्रुव तारा होता कहाँ ये भी तो पता हो, है ना। तो बड़ी चुनौतियां हैं। आसान प्रश्न है, आसान प्रश्न है। एक बार सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछा कि ऋतुओं के होने के क्या कारण है, दीर्घवृत्ताकार में कक्षा, दीर्घवृत्ताकार में परिक्रमा या नत अक्ष पर दीर्घवृत्ताकार में परिक्रमा। अब हो गया भाई साहब क्या हो रहा है। देखो हिंदी हम समझ नहीं पा रहे, अंग्रेजी आ नहीं रही। एक दो क्वेश्चन यूपीएससी में यहीं से गलत हो रहे हैं। लेकिन क्या ये इतने कठिन है कि जिनको हम समझने का प्रयास करें और हम समझ नहीं पाएंगे क्या? कारण क्या है कि हम इधर उधर की हर टेस्ट सीरीज को ज़्यादा वेटेज देते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को निकाल के उसे समझने पर वेटेज नहीं देते। तो आप वो सब करें जो जरूरी है, मार्केट में ये सब जरूरी है, लेकिन आप वो जरूर करें जो सबसे जरूरी है, और वो है यूपीएससी के ओरिजिनल पेपर को देखो। यूपीएससी का ओरिजिनल पेपर देखो, जब वो पूरे हो जाएं तो यहाँ पर सीपीएफ के पेपर देखो, जब वो पूरे हो जाएं तो एनडीए के पेपर देखो, जब वो पूरे हो जाएं सीडीएस के पेपर देखो, और उसमें उनके जीएस वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। संस्था एक है तो क्वेश्चन सेट करने वाले कभी ना कभी यहाँ के वहाँ टकराएंगे, वहाँ के यहाँ टकराएंगे, और आप प्रश्न देखोगे तो प्रश्न का स्तर इन सब में क्या है, आई। तो ये नहीं करोगे तो बाकी टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी देखा इससे संबंधित क्वेश्चन सारे देखने, ये प्री से ही आता है। अब
खराब हो तो क्वेश्चन पूछ ले कि घूर्णन गति के पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करें, इतना तो लिखी लोगे 10-5 लाइन, राइट। लेकिन ये मुख्यतः प्री का। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आता है भूचुंबकत्व, जियोमैग्नेटिज्म। भूचुंबकत्व, जियोमैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म और सर्वाधिक चर्चा में आजकल ये सर्वाधिक चर्चा जियोमैग्नेटिज्म एंड सोलर स्टॉर्म, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और यूपीएससी ने इस बार सोलर स्टॉर्म और उसके इंपैक्ट पर क्वेश्चन पूछ भी लिया है। सोलर स्टॉर्म और उसके इंपैक्ट पर क्वेश्चन पूछ भी लिया है। पीटी और मेंस दोनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर का टॉपिक होगा जब भी होगा। करंट अफेयर पे इस पर हमको ध्यान देना है। जियोमैग्नेटिज्म, भूचुंबकत्व। फिर इसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बेसिकली है मेंस का, तो मेंस में डबल स्टार लगा देता हूं, लेकिन पीटी के चांस बने रहते हैं और अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक बार पीटी में पूछ लिया जैव विविधता या प्रजाति विविधता को निम्नलिखित में से क्या क्या प्रभावित करता है, और उसके साथ एक ऑप्शन ये भी पड़ा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसका संबंध एनवायरमेंट से जोड़ के भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। ये एक ट्रेंड आपके दिमाग में होना चाहिए। एक्सक्लूसिवली ये मेंस का है, लेकिन कई बार यहाँ पर पीटी से प्रश्न बने। फिर इसके बाद होगा ये वाला, फिर है संवहन धारा सिद्धांत। ये कहीं नहीं आएगा, ये अपने रूप में कहीं नहीं आएगा। ये आधार है, लेकिन पूरी प्लेट टेक्टोनिक्स का आधार बनेगा, राइट। तो कई बार लोग न्यू की ईंट को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन उसके लड़ाई बिना तो घर बनेगा नहीं, तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक अलग तरीके की प्रक्रिया होती है, वो है हॉट स्पॉट और मेंटल ब्लूम। उससे क्वेश्चन जरूर बनता है। हॉट स्पॉट, मेंटल ब्लूम, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। और ये क्वेश्चन जब भी होगा मेंस का ही होता है, मेंस। फिर है नेक्स्ट सागर निकल प्रसरण सिद्धांत। नहीं, हाँ ठीक है, सागर निकल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मेंस। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर। हाल के समय में ये देखा गया है कि सागर निकल प्रसरण कम हो रहा है, तो ये सामान्य रूप में होता है, उसकी तुलना में इसका विस्तार कम हुआ है, राइट। तो चूंकि चर्चा में आ गया है पिछले साल, इसलिए 1-2 साल में यूपीएससी आपसे इसके प्रश्न पूछ सकती है। देखो, अगर इस बार का पेपर बहुत सावधानी से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 से 2.5 साल पुराने करंट अफेयर पूछे गए हैं, जिनमें कोई करंट नहीं रह गई तब पूछे, और हम लोग रटे गए 6 महीने 1 साल पहले का। और यूपीएससी जान रही है आप लोग अपना रटा हुआ है। यूपीएससी ये करती है कि सारे कोचिंग का मटेरियल मंगाती है, तय करती है ये पढ़ाया है, अब दो, यही देना है, जो नहीं देना है जो पढ़ाया है, बाकी सब देना है। पिछले 2 साल क्या हुआ, करंट अफेयर नहीं आया। एक तो कोरोना ही आ गया, तो करंट अफेयर और क्या था, राइट। तो पिछले 2 साल 3 साल से 3 साल पहले करंट अफेयर 2-3 बार तो लगभग 50% आ गया, तो करंट अफेयर की कोचिंग खुल गई। फिर पिछले 2 साल में करंट अफेयर उसने दिया ही नहीं, तो लोगों को लगा करंट अफेयर आएगा ही नहीं, इस बार फिर आ गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ट्रेंड देखो, ट्रेंड देख के ट्रेंड का औसत बनाओ और उस औसत को फॉलो करो, भले वो आए या ना आए। औसत फॉलो करोगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। केवल तुम 1 साल की चीज फॉलो करोगे, गड़बड़ होने के चांस बने रहेंगे। तो इसलिए 1 साल की चीज नहीं, एवरेज को फॉलो किया जाता है यूपीएससी के एग्जाम में। और डेटा सिलेक्शन आपका जितना यूज होता है उसमें रिलायबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर सागर निकल प्रश्न चर्चा में रहा है। ओके, तो यहाँ पर इससे प्रश्न बनने के चांस बनते हैं नेक्स्ट 2 ईयर में। फिर इसके बाद मदर ऑफ ऑल थ्योरीज, प्लेट विवर्तन की, ये सारे सिद्धांतों की मम्मी है, प्लेट टेक्टोनिक्स। पीटी मेंस दोनों, पीटी और मेंस दोनों। इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन ज्यादा होंगे, जैसे पर्वत महाद्वीपों के किनारे पे क्यों बनते हैं, ज्वालामुखी भूकंपों के सहचर्य पर चर्चा कीजिए, इंडोनेशिया का द्वीप समूह कैसे बना, जापान के द्वीप समूह कैसे बने, हिमालय कैसे बना, फिलीपींस द्वीप समूह कैसे बने, यूराल कैसे आया, अरावली कैसे आया। ये सारे क्वेश्चन कहाँ से निकलेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स, राइट, प्लेट विवर्तन। और हाल के समय में प्लेट टेक्टोनिक्स में बड़े चेंजेस हुए हैं, नई प्लेट आ गई है, कुछ छोटी माइक्रो प्लेट, जिनका नाम अभी तक यूपीएससी जीएस में नहीं सुना गया होगा। अब नई माइक्रो प्लेट्स आ गई, और माइक्रो प्लेट के सहारे नई चीजें कुछ इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो अपने आप ये एक नए तरीके की चीज हो गई है, राइट। तो यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स पीटी और मेंस के लिए। और जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स समझ लोगे तब आप आसानी से समझ लोगे ज्वालामुखी और भूकंप, ज्वालामुखी और भूकंप, पीटी मेंस दोनों। लेकिन ये ज्यादा करंट अफेयर के बने रहेंगे, पीटी मेंस और पीटी मेंस दोनों। पिछली बार मेंस में पूछा सन 2021 में आए ज्वालामुखियों की सूची बनाइए और उनसे होने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिए, राइट। बिल्कुल करंट का क्वेश्चन उसने उठा के डाल दिया। टोंगा में विस्फोट हुआ था और वहाँ एक बड़े स्तर पर चेंजेस हुए, द्वीप का विस्तार हो गया, कुछ चीजें इधर से उधर खिसक गई, उसने पूरा उठा के मेंस में ये दोनों ही करंट अफेयर के साथ जुड़ेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर शैलें, चट्टानें, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बहुत मतलब यूपीएससी के लिए आउटडेटेड टॉपिक है।
राइट, आउटडेटेड। लेकिन पढ़ाऊंगा इसलिए क्योंकि जो नहीं पढ़ाऊंगा वही आप कह दोगे सर आपने नहीं पढ़ाया, है ना, ये भी एक समस्या है। पढ़ेंगे लेकिन सोच समझ के पढ़ेंगे जितना पढ़ना है। हम लोग कहते हैं ना कि जैसे लोग कहते हैं स्मार्ट स्टडी करो, इसका थोड़ी ना मतलब कि सच धज के बैठ के तैयारी करो, है ऐसा थोड़ी ना होता है। स्मार्ट स्टडी का सीधा सा मतलब है सिलेबस मैनेजमेंट आर्ट। अगर आपको सिलेबस मैनेजमेंट करना आ गया यू आर स्मार्ट, और नहीं आया तो फिर समझ, फिर तो जो होना है वो होगा, सबका हो रहा है ना। सिलेबस कैसे मैनेज करोगे, बड़ा क्लियर कट पता हो क्या क्या पढ़ना है और क्या बिल्कुल छोड़ना, बिल्कुल बेदर्दी से छोड़ दो, क्योंकि दिल तो मानेगा नहीं, दिल तो वही कहेगा जो छोड़ रहा है वही आएगा। आप हजारों पन्ने पढ़ लो और 2 पन्ने नहीं पढ़े तो रात को वही 2 पन्ने सपने में आएंगे कि एग्जाम में पूछा और आप कर नहीं पा रहे हैं, और फिर आप घूमोगे सर यही 2 पन्ना तो इंपॉर्टेंट है, टीचर चिल्ला रहा है छोड़ दे भाई, आप नहीं सर यही तो इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पूरा हो जाए सर पढ़ाए तो सब कुछ। 2013 से सिलेबस का मतलब मेंस का पैटर्न क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो कम से कम 2013 से 2022 के प्रश्नों का टोटल ट्रेंड आपको देखना है, ट्रेंड डेवलप करना है। ज्योग्राफी वाली जो आपकी कॉपी होगी पहले 1-2 पेज में, इन सब में आपको देखना होगा कितने कितने क्वेश्चन कहां पूछे गए हैं। अगर ये नहीं देखोगे, ट्रेंड नहीं सेट रहेगा, तो फिर हम लोग ब्लाइंड तरीके से पढ़ रहे होंगे, उसका कोई फायदा नहीं। ट्रेंड देखना है आपको। प्रीवियस पेपर खरीदा नहीं है कि नहीं? खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो यूपीएससी की साइट पर पड़ा हुआ है, यूपीएससी की साइट पर जितने साल के पढ़े हैं उतने साल से काम हो जाएगा, है ना। उन सारे को लेकर के आज ज्योग्राफी के कम से कम ज्योग्राफी के सभी ईयर के प्रश्नों का ट्रेंड खुद भी डेवलप करो, मैं भी बताऊंगा, लेकिन खुद भी डेवलप करो। जिस चीज को आप देखते हो ना उसको समझने की आपकी क्षमता तुलनात्मक रूप में बढ़ जाती है। टीचर बताएगा तो कई बार आपके दिमाग से आउट हो जाएगा, क्योंकि हर टीचर कुछ बता रहा होगा तो कितनी चीज दिमाग कर पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर, इस तरह के ट्रेंड आपको खुद बनाने हैं। नहीं तो चलो साथ साथ हम कोशिश करेंगे। अब स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, तुषार मंडल और यहाँ पर यह जैव मंडल। अब हम इसमें से एक एक में देखें यूपीएससी में कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर हम स्थल मंडल देखते हैं, स्थल मंडल अगर हम यहाँ पर देखते हैं लिथोस्फीयर, तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। खगोल की पढ़ने में टाइम नहीं खराब करना है, खगोल की कहीं लास्ट में पढ़ लेंगे, देख लिया जाएगा, जहां से ज्यादा प्रश्न संभावित हैं उनको आपको देखना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यहां से पीटी में भी क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। पीटी और मेंस ये दोनों का पोर्शन है, और पिछले कुछ सालों से यह कहा जाए कि ये काफी लंबा समय हो गया है जबकि यहां से प्रश्न नहीं आए हैं। तो यहां से प्रश्न अवेटेड है, यहां से किसी भी समय एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन या तो जीएस मेंस में आ सकता है या पीटी से यहां से प्रश्न उठेंगे। ठीक है, ट्रेंड देखोगे तो क्लियर होगा। ये अब तक निगलेक्टेड एरिया रहा है और निगलेक्टेड एरिया को यूपीएससी जल्दी ही पकड़ती है। तो पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये एक स्टैटिक पार्ट है, करंट पार्ट इसमें हम ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि उनको लेकर डिस्प्यूट ज्यादा बना रहता है। तो एक मोटे तौर पर यह स्टैटिक पार्ट सा है। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक होगा पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, अक्षांश देशांतर, यह मुख्यतः प्री का टॉपिक है, यह मुख्यतः प्री का टॉपिक है। और पिछले कुछ सालों से लगातार एक प्रश्न यूपीएससी पूछ रही है। आसान से प्रश्न होते हैं, 1-2 बार थोड़ा भाषा संबंधी ध्रुवता आ जाती है, भाषा थोड़ी कठिन होती है तो समझना पकड़ मुश्किल हो जाता है। जैसे इस साल पूछा कि निम्नलिखित में से कब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो उसने ये नहीं दिया कि 21 जून, दिसंबर, इसने लिखा जून के दूसरे पखवाड़े में। अब कई बच्चे को वो तो हिंदी पे आपकी पकड़ क्या है, बेटर होनी चाहिए। पखवाड़े के कारण आपका कोई क्वेश्चन खराब नहीं होना चाहिए कि पखवाड़ा क्या समझ नहीं आया। उसके ठीक पहले पूछा था 21 जून को निम्नलिखित में से क्या होता है, 2021 का क्वेश्चन है शायद 21 में, 21 जून को क्या होता है, उसमें लिखा था कि सूर्य आर्कटिक सर्किल पर, ध्रुवीय वृत्त पर सूर्य व्योमस्थ रहता है, क्षितिज में डूबता नहीं है। अब समझ नहीं आया कि व्योमस्थ क्या होता है, क्षितिज में डूबता नहीं है। राइट, आसान क्वेश्चन, वो केवल यही पूछ रहा है कि आसमान में बना रहता है, डूबता नहीं। अब टर्म क्या है, व्योमस्थ, क्षितिज, कई बच्चे उसी में सर व्योमस्थ क्या होता है। तो प्रीवियस पेपर देख के समझ में आएगा कि कहां से किस तरह के कठिन शब्द दे सकता है। फिर आप ये तो नहीं करोगे कि हम जाके कोर्ट में दावा ठोकते हैं कि ऐसी हिंदी क्यों दे रहा है, या फिर हम लोग मिल बैठ करके मुखर्जी नगर के बत्रा पे एक मीटिंग करें कि यूपीएससी के खिलाफ अभियान चलाया जाना चाहिए कि हिंदी अनुवाद अच्छा दे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको उसकी शब्दावली समझनी है। इसलिए आसान प्रश्न होने पर भी प्रश्न कई बार समझ ना आने के कारण चीजें गलत होती हैं। उसके पहले एक बार इसने क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए आप रेगिस्तान में हैं, रात्रि में उत्तरी गोलार्ध में रेगिस्तान में हैं और आप रास्ता भूल गए हैं और आपको पूर्व दिशा में जाना है और आप ध्रुव तारे को पहचान लेते हैं, तो फिर अब आप निम्नलिखित में से क्या करेंगे। ध्रुव तारे को अपने दाहिने रख के चलेंगे, ध्रुव तारे को अपने बाएं रख के चलेंगे, ध्रुव तारे के सामने से चलेंगे, ध्रुव तारे के पीछे से चलेंगे। अभी तभी आएगा ना जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर। राइट, हमको पता हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ध्रुव तारा होता कहाँ ये भी तो पता हो, है ना। तो बड़ी चुनौतियां हैं। अब हो गया भाई साहब क्या हो रहा है, देखो हिंदी हम समझ नहीं पा रहे, अंग्रेजी आ नहीं रही। 1-2 क्वेश्चन यूपीएससी में यहीं से गलत हो रहे हैं। लेकिन क्या ये इतने कठिन है कि जिनको हम समझने का प्रयास करें और हम समझ नहीं पाएंगे क्या? कारण क्या है कि हम इधर उधर की हर टेस्ट सीरीज को ज़्यादा वेटेज देते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को निकाल के उसे समझने पर वेटेज नहीं देते हैं। तो आप वो सब करें जो जरूरी है, मार्केट है ये सब जरूरी है, लेकिन आप वो जरूर करें जो सबसे जरूरी है, और वो है यूपीएससी के ओरिजिनल पेपर को देखें। यूपीएससी का ओरिजिनल पेपर देखो, जब वो पूरे हो जाएं तो यहाँ पर सीपीएफ के पेपर देखो, जब वो पूरे हो जाएं तो एनडीए के पेपर देखो, जब वो पूरे हो जाएं सीडीएस के पेपर देखो, और उसमें उनके जीएस वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ। संस्था एक है तो क्वेश्चन सेट करने वाले कभी ना कभी यहाँ के वहाँ टकराएंगे, वहाँ के यहाँ टकराएंगे, और आप प्रश्न देखोगे तो प्रश्न का स्तर इन सब में क्या है, हाई। राइट, तो ये नहीं करोगे तो बाकी टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं होना।
तो यहाँ पर अभी देखा इससे संबंधित क्वेश्चन सारे देखने, ये प्री से ही आता है। अब कभी किस्मत खराब हो तो क्वेश्चन पूछ ले कि घूर्णन गति के पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करें, तो लिखना तो लिखी लोगे 10-5 लाइन, राइट। तो लेकिन ये मुख्यतः प्री का है। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आता है भूचुंबकत्व, जियोमैग्नेटिज्म। भूचुंबकत्व, जियोमैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म और सर्वाधिक चर्चा में आजकल ये सर्वाधिक चर्चा में जियोमैग्नेटिज्म एंड सोलर स्टॉर्म दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और यूपीएससी ने इस बार सोलर स्टॉर्म और उसके इंपैक्ट पर क्वेश्चन पूछ भी लिया है। सोलर स्टॉर्म और उसके इंपैक्ट पे क्वेश्चन पूछ भी लिया है। पीटी और मेंस दोनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर का टॉपिक होगा जब भी होगा। तो करंट अफेयर पे इस पे हमको ध्यान देना है। जियोमैग्नेटिज्म, भूचुंबकत्व। फिर इसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बेसिकली है मेंस का, तो मेंस में डबल स्टार लगा देता हूं, लेकिन पीटी के चांस बने रहते हैं और अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक बार पीटी में पूछ लिया जैव विविधता या प्रजाति विविधता को निम्नलिखित में से क्या क्या प्रभावित करता है, और उसके साथ एक ऑप्शन ये भी पड़ा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसका संबंध एनवायरमेंट से जोड़ के भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। ये एक ट्रेंड आपके दिमाग में होना चाहिए। एक्सक्लूसिवली मेंस का है, लेकिन कई बार यहां पर पीटी से प्रश्न बने हैं। फिर इसके बाद होगा, लिख लिया ये वाला, फिर है संवहन धारा सिद्धांत। ये कहीं नहीं आएगा, राइट। ये अपने रूप में कहीं नहीं आएगा, ये आधार है, लेकिन पूरी प्लेट टेक्टोनिक्स का आधार बनेगा, राइट। तो कई बार लोग नींव की ईंट को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन उसके लड़ाई बिना तो घर बनेगा नहीं, तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक अलग तरीके की प्रक्रिया होती है, वो है हॉट स्पॉट और मेंटल प्लूम। उससे क्वेश्चन जरूर बनता है। हॉट स्पॉट, मेंटल प्लूम, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। और ये क्वेश्चन जब भी होगा मेंस का ही होता है, मेंस। फिर है नेक्स्ट सागर निकल प्रसरण सिद्धांत। नहीं, हाँ ठीक है, सागर निकल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मेंस। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर। हाल के समय में यह देखा गया है कि सागर निकल प्रसरण कम हो रहा है, जो ये सामान्य रूप में होता है उसकी तुलना में इसका विस्तार कम हुआ है, राइट। तो चूंकि चर्चा में आ गया है पिछले साल, इसलिए 1-2 साल में यूपीएससी आपसे इसके प्रश्न पूछ सकती है। देखो, अगर इस बार का पेपर बहुत सावधानी से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 से 2.5 साल पुराने करंट अफेयर पूछे गए हैं, जिनमें कोई करंट नहीं रह गई तब पूछे। और हम लोग रखे गए 6 महीने 1 साल पहले का, और यूपीएससी जान रही है आपने उतना रखा हुआ है। यूपीएससी ये करती है कि सारे कोचिंग का मटेरियल मंगाती है, तय करती है ये पढ़ाया है, अब दो, यही देना है, जो नहीं देना है जो पढ़ाया है, बाकी सब देना है। पिछले 2 साल क्या हुआ, करंट अफेयर नहीं आया। एक तो कोरोना ही आ गया, तो करंट अफेयर और क्या आता है। तो पिछले 2 साल 3 साल से 3 साल पहले करंट अफेयर 2-3 बार तो लगभग 50% आ गया, तो करंट अफेयर की कोचिंग खुल गई। फिर पिछले 2 साल में करंट अफेयर उसने दिया ही नहीं, तो लोगों को लगा करंट अफेयर आएगा नहीं, इस बार फिर आ गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ट्रेंड देखो, ट्रेंड देख के ट्रेंड का औसत बनाओ और उस औसत को फॉलो करो, भले वो आए या ना आए। औसत फॉलो करोगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। केवल तुम 1 साल की चीज फॉलो करोगे, गड़बड़ होने के चांस बने रहेंगे। तो इसलिए 1 साल की चीज नहीं, एवरेज को फॉलो किया जाता है यूपीएससी के एग्जाम में। और डेटा सिलेक्शन आपका जितना यूज होता है उसमें रिलायबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर सागर निकल प्रश्न चर्चा में रहा है। ओके, तो यहाँ पर इससे प्रश्न बनने के चांस बनते हैं नेक्स्ट 2 ईयर में। फिर इसके बाद मदर ऑफ ऑल थ्योरीज, प्लेट विवर्तन की, ये सारे सिद्धांतों की मम्मी है, प्लेट टेक्टोनिक्स। पीटी मेंस दोनों, पीटी और मेंस दोनों। इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन ज्यादा होंगे, जैसे पर्वत महाद्वीपों के किनारे पे क्यों बनते हैं, ज्वालामुखी भूकंपों के सहचर्य पर चर्चा कीजिए, इंडोनेशिया का द्वीप समूह कैसे बना, जापान के द्वीप समूह कैसे बने, हिमालय कैसे बना, फिलीपींस द्वीप समूह कैसे बने, यूराल कैसे आया, अरावली कैसे आया। ये सारे क्वेश्चन कहां से निकलेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स, राइट, प्लेट विवर्तन। और हाल के समय में प्लेट टेक्टोनिक्स में बड़े चेंजेस हुए हैं, नई प्लेट आ रही है, कुछ छोटी माइक्रो प्लेट, जिनका नाम अभी तक यूपीएससी जीएस में नहीं सुना गया लोगों। अब नई माइक्रो प्लेट्स आ गई, और माइक्रो प्लेट के सहारे नई चीजें अपने आप ये एक नए तरीके की चीज हो गई है, राइट। तो यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स, पीटी और मेंस के लिए। और जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स समझ लोगे तब आप आसानी से समझ लोगे ज्वालामुखी और भूकंप, ज्वालामुखी और भूकंप, पीटी मेंस दोनों। लेकिन ये ज्यादा करंट अफेयर के बने रहेंगे, पीटी मेंस और पीटी मेंस दोनों। पिछली बार मेंस में पूछा, सन 2021 में आए ज्वालामुखियों की सूची बनाइए और उनसे होने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिए, राइट। बिल्कुल करंट का क्वेश्चन उसने उठा के डाल दिया। टोंगा में विस्फोट हुआ था और वहाँ एक बड़े स्तर पर चेंजेस हुए, द्वीप का विस्तार हो गया, कुछ चीजें इधर से उधर खिसक गई, उसने पूरा उठा के मेंस में एक क्वेश्चन ही रख दिया, ठीक है। तो ये दोनों करंट के साथ अटैच रहेंगे हमेशा। स्टैटिक पोर्शन के चांस बहुत कम है इससे, ये दोनों ही करंट अफेयर के साथ जुड़ेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर शैलें, चट्टानें, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बहुत मतलब यूपीएससी के लिए आउटडेटेड टॉपिक है, राइट, आउटडेटेड। लेकिन पढ़ाऊंगा इसलिए क्योंकि जो नहीं पढ़ाऊंगा वही आप कह दोगे सर आपने नहीं पढ़ाया है ना, ये भी एक समस्या है। पढ़ेंगे लेकिन सोच समझ के पढ़ेंगे जितना पढ़ना है। हम लोग कहते हैं
जैसे लोग कहते हैं स्मार्ट स्टडी करो, इसका थोड़ी ना मतलब कि सच धज के बैठ के तैयारी करो, है? ऐसा थोड़ी ना होता है। स्मार्ट स्टडी का सीधा सा मतलब है सिलेबस मैनेजमेंट आर्ट। अगर आपको सिलेबस मैनेजमेंट करना आ गया, यू आर स्मार्ट, और नहीं आया तो फिर समझ, फिर तो जो होना है वो होगा, सबका हो रहा है ना। सिलेबस कैसे मैनेज करोगे, बड़ा क्लियर कट पता हो क्या क्या पढ़ना है और क्या बिल्कुल छोड़ना, बिल्कुल बेदर्दी से छोड़ दो, क्योंकि दिल तो मानेगा नहीं, दिल तो वही कहेगा जो छोड़ रहे हैं वही आएगा। आप हजारों पन्ने पढ़ लो और 2 पन्ने नहीं पढ़े तो रात को वही 2 पन्ने सपने में आएंगे कि एग्जाम में पूछा और कर नहीं पा रहे हैं, और फिर आप घूमोगे, सर यही 2 पन्ना तो इंपॉर्टेंट है, टीचर चिल्ला रहा है छोड़ दे भाई, यार नहीं सर यही तो इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पूरा हो जाए, सर पढ़ा है तो सब कुछ, लेकिन वो 2 पन्ना छोड़ दिए, है ना। छोड़ने की भी हिम्मत रखो, सब साथ लेके नहीं चल सकते इसमें, है ना। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लेना, मैं पढ़ा दूंगा लेकिन तुम छोड़ देना, तभी जाके सिलेबस मैनेज होगा, राइट। और सिलेबस मैनेजमेंट की आर्ट नहीं आई तो ह्यूज सिलेबस जो कुछ आसमान के नीचे है वो सब यूपीएससी पूछ सकती है, राइट। तो फिर तो दिक्कत है, फिर आप परेशान होंगे। और जान रहे हो कि पीटी कितने में निकल रहा है, पीटी में तो आपको 50 क्वेश्चन भी नहीं करने हैं, पीटी का पिछली बार देखा था कितना है, 90 से भी कम है, हाई नंबर कम है ना, मतलब 90 भी नहीं है। 45 क्वेश्चन करने पर 100 में जिस एग्जाम में पीटी निकलता हो, अगर पीटी नहीं निकल रहा है तो मतलब इतना जान देने के बाद 45 क्वेश्चन नहीं निकल रहे, बड़ी नाइंसाफी है ना। इसका मतलब हमारी पढ़ाई का स्तर क्या हुआ है, डाउन हुआ है ना। हमें तो सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, हमको तो कम से कम एक मिनिमम बेंचमार्क स्थापित करना पड़ेगा कि नहीं कितने क्वेश्चन हमको निकालने हैं। और हिंदी मीडियम के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब 45 कट ऑफ होगा तो हमारे 44 होंगे, और जब 55 कट ऑफ होगा तो हमारे 54 होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा 45 कट ऑफ हुआ तो हमारा 46 हो जाए, तो हम ही को श्राप मिला है क्या। और हम लोग इस बार रिजल्ट को लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन ध्यान रखो ये आभासी रिजल्ट है, वही लोग सिलेक्ट हुए हैं जो पिछले 3 बार से सिलेक्ट हो रहे हैं, कोई नई एंट्री नहीं है जाने के चार्ट में, होता ना जैसे मतलब महीने भर का गणना निकाला जाता है कौन टॉप पे है, तो वही जो तीसरे पे था वो पहले पे आ गया, दूसरा पहले पे चला गया, पहला चौथे पे चला गया। तो ये हमको स्यूडो रिलीफ देता है, स्यूडो रिलीफ, छद्म संतोष है ये, रेस बार हमको रेस करना ही पड़ेगा, है ना। तो 45 हम मान के चलते हैं, 50 क्वेश्चन तो यार लगने ही चाहिए पीटी के, क्या नहीं लगता है क्या, है ना, करना ही पड़ेगा, कोई चार तो पीटी निकलेगी, सारी मेहनत बर्बाद है, और पीटी निकल जा रही है जिसकी भाई उसमें तो 55 करके आए हैं, व्हाट अबाउट सी सेड, सब चौक वो एक नहीं से, क्यों, वी आर नॉट बैलेंस्ड। जब भी उठते हो सुबह से शाम तक ज्यादा क्या पढ़ते हो ये बताओ, सुबह शाम रात भोर आधी रात केवल चीयस, है ना, बाकी को हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। कैसे बैलेंस करोगे सोचो, देखो सारे पेपर को आपको देने के लिए बहुत सारा लिखना पड़ता है, और जिसमें सबसे कम टाइम लगता है वो है पर्सनालिटी टेस्ट, उसमें आप 20 मिनट अच्छा निकाल लो तो 275 में से आपको 200 मिल सकते हैं, आपने कभी उसकी तैयारी नहीं की। ऐसे केवल 2 ही लिखने हैं, केवल 2 ही लिखने हैं, और जिसमें 20-20 लिखना है हम उसकी खुद तैयारी करते हैं, उसमें आते हैं 4 पेपर में मिला के 400 मुश्किल, यही है ना। ऐसा क्या कर रहे हैं हम वहाँ पे, ऐसा हो रहा है, छोड़ना सीखो, हर चीज पकड़ने से नहीं होता। कई बार जानते हो कोई तुमको बहुत दुखी कर रहा हो, तुमसे बहुत पकड़ने की कोशिश करो, एक बार तो जाओ भाग क्या जाएगा, छोड़ दिया तुमने। कई बार हम ज्यादा करने के चक्कर में गलत कर रहे होते हैं, हम सब कवर करने के चक्कर में बहुत क्रंच पार्ट छोड़ रहे होते हैं। मैं ये पढ़ाऊंगा लेकिन आपको पढ़ना नहीं। फिर इसके बाद है भू संचलन, अर्थ मूवमेंट, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन लगता है यूपीएससी अब यहां से एग्जॉस्ट हो चुका है पूछते पूछते, बार बार ये भूस्खलन ही पूछ रहा है। देख लोगे पिछले 4 साल में 3 बार पूछा है, पश्चिमी घाट और हिमालय भूस्खलन भूस्खलन भूस्खलन, लगातार ये चर्चा में रहा है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इसका प्रभाव ज्यादा है, मेंस के लिए इसका इंपैक्ट ज्यादा है, ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है। ये है आपका लिथोस्फीयर। एक और टॉपिक इसमें आता है, वो आता है भू आकृतियां, बिल्कुल छोड़ देना है, देखना तक नहीं इसी पर, लैंडफॉर्म्स जितनी जरूरत होगी वो मैं आपको समझा दूं, ठीक है, छोड़ना सीखना पड़ेगा, मन मानेगा नहीं। हाँ पीसीएस में पूछा जाता है, नहीं लगता तुम लोग पीसीएस दोगे, अरे सब बोल रहे हैं पीसीएस ही तो देना है। देखो जवानी में पीसीएस नहीं देना चाहिए, अगर जवानी वही है जो द बेस्ट की तलाश करे, बुढ़ापा वो है जिसमें जो मिल जाए आदमी संतोष। अभी तो तुम लोग युवा अवस्था में हो, द बेस्ट क्यों नहीं, है ना, कठिन है। देखो खुद को चैलेंज करोगे, कोई बड़ी चीज मांगोगे तो मेहनत भी बड़ी है, और उसके प्रॉस एंड कॉन्स भी तुम्हारे ही, अपने ऊपर लेना सीखो। हम नहीं सफल हुए तो मेरा दोस्त, हम सफल हुए तो हम ही ने किया, बस ये डेवलप करना पड़ेगा। पीसीएस की तरफ जब जाओ जब लगे जिंदगी में कुछ नहीं है, और तुमने ढंग से इसकी तैयारी कर दी है ना, तो तुम्हें पीसीएस करने की इच्छा भी नहीं करेगी, जरूरत भी नहीं, उससे ज्यादा तुम पा रहे होगे, आराम से पा रहे। आप लोग एक और गलती करते हैं, जहां तक मुझे लगता है, ये ऐसे कह रहा हूँ उसको दिल पे मत लेना, आप लोग अपनी हायर स्टडी को परसू नहीं करते। अधिकांश बच्चों को देखता हूँ जब वो आईएएस की तैयारी शुरू कर देते हैं तो उनको लगता है अब वो हायर स्टडी से गंगा नहा चुके हैं, बीए है तो बीए ही रह जाएंगे, एमए है तो एमए ही रह जाएंगे। हायर स्टडी परसू करने का क्रेज हम हिंदी माध्यम के बच्चों में बहुत कम देखते हैं, जबकि आपको पता है हायर स्टडी आपके सोचने के नए आयाम ओपन करता है। हम कई बार उस आयाम से वंचित रह जाते हैं, एक अलग एक्सपीरियंस से वंचित रह जाते हैं, और हम ग्रेजुएशन भी उसी कॉलेज से करते हैं जहाँ जाना न पड़े, इसलिए ग्रेजुएशन भी हमारा कई बार बहुत पूरा ग्रेजुएशन नहीं होता, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी यही हालत है। इससे क्या होता है, हम एक सिमटे से दायरे में ही पढ़ रहे होते हैं, फिर हम ग्रीन बुक येलो बुक में आ जाएंगे और सोचेंगे इसी के सहारे सब हो जाए। तो अगर लगे कभी, अगर समय है आपके पास, टाइम तुम मैनेज कर सकते हो, तो थोड़ा हायर स्टडी भी परसू करना चाहिए। और हायर स्टडी उसमें परसू करो ना जिसमें आपको अपना ऑप्शन रखना है, जो ऑप्शन रखना है उसमें तुम हायर स्टडी परसू कर रहे हो तो एक पल तो काज हो जाएगा,
और हाई स्टडी परसू कर रहे हो और आपने प्रॉपर आईएएस की तैयारी की है तो आगे बहुत सारी चीजें ओपन रहती हैं। यू कैन डू एनीथिंग। फिर तुम अपने हिसाब से जिंदगी जी सकते हो, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। और अगर आप सिर्फ ये रह गए, एमए रह गए, ईश्वर न करे, अगर यूपीएससी नहीं हुआ फिर पीसीएस मजबूरी है हमारी। आपकी पीसीएस नहीं हुआ तो लोअर मजबूरी है, समीक्षा अधिकारी मजबूरी है, बाद में अग्निवीर अग्निपथ नहीं हो जाएगा। थोड़ा ढंग से तैयारी करोगे तो कुछ अच्छा जरूर हो जाएगा। तैयारी में आपकी शिद्दत चाहिए, चीजें जरूर कुछ अच्छी हो जाएंगी। ये मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ, मैं ऐसे आपको फेक नहीं रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। अरे सोचो अग्निपथ अग्निवीर जो भी आया है कितना अच्छा है। सोचो 17 साल 18 साल की उम्र से चले जाओ, 20-21 साल में रिटायर हो जाओ, 11 लाख रुपए पाओ, आके यूपीएससी की तैयारी करो। और आप अपने पैसे से कर रहे हो, मम्मी पापा को टेंशन नहीं। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख जो भी दिए कहीं अपना उसके साथ ग्रेजुएशन किए, आराम से आप इतने अनुशासित हो जाओगे कि आप अपना टाइम टेबल बना रहेगा। अपने आप से तुम 5 बजे उठ जाओगे, दौड़ोगे, भागोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, एप्टीट्यूड बिल्कुल अप टू डेट रहोगे, चीजें बेटर रहेंगी, है ना। यहाँ तो सरकार मौका दे रही है, आप अच्छा इंसान बन जाओ। हम बनेंगे नहीं, हम तो वैसे ही थे जैसे हैं, है ना। क्या हुआ? नहीं, मेंटल भी हो जाएगा। मेंटल क्यों नहीं कर पाओ? मानव के साथ यही है, जो सोच लेगा वही हो जाएगा। अगर आप नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी नहीं होता, है ना। टारगेट तो तय करके जाओ, टारगेट तो तय करके जाओ, है ना। anyway, अब दूसरा क्या आएगा यहाँ पर? वायुमंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वर्तमान में पूरे विश्व की सर्वाधिक समस्याएं एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। और मानव देखा जाए यद्यपि वो जलो स्थल में रहता जरूर है, उसको जिसको जरूरत है, लेकिन मानव वायुमंडल का प्राणी, एटमॉस्फेरिक क्रिएचर है मानव। तो यहाँ पर वायुमंडल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार कहीं से क्वेश्चन नहीं आया है, वायुमंडल से क्वेश्चन आया है। और वायुमंडल ढंग से पढ़ा होगा तो 3 क्वेश्चन पीटी में कम से कम यहाँ से निकल जाएंगे। और वायुमंडल ढंग से पढ़ा है, एक क्वेश्चन बादल पे आया है, दूसरा क्वेश्चन वायु प्रदूषण पर आया है, तीसरा क्वेश्चन सोलर स्टॉर्म पे आया है। तीनों क्वेश्चन हमारे यहाँ से कवर हो जाते हैं वायुमंडल से। तो अगर वायुमंडल आपने अच्छे से पढ़ा है तो ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट से मिला के हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आपके एटमॉस्फेयर से पड़े रहेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर सबसे पहले होगा वायुमंडल की उत्पत्ति, ओरिजिन, कैसे ये आता है। दूसरा होगा संगठन और संरचना। संगठन का मतलब जिन तत्वों से यह मिलकर बना है, संरचना जिन तत्वों से मिलकर बना है उनकी क्या व्यवस्था है। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन यहां से पक्का, जैसे उत्पत्ति से तो कुछ नहीं आएगा ये, लेकिन समझना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन आपका पीटी का है, संगठन व संरचना, प्रीलिमिनरी एग्जाम, एक क्वेश्चन तो आएगा कहीं ना कहीं से। फिर दूसरा है यहां पर सूर्यातप, इंसोलेशन, सूर्य से जो आता है, सूर्यातप, इंसोलेशन। जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो अंग्रेजी में भी लिख देंगे, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं, सूर्यातप, इंसोलेशन। दूसरा होगा पृथ्वी का उष्मा बजट। पीछे तक मित्रों दिख रहा है नहीं दिख रहा? बहुत छोटा हो गया क्या? दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो हाथ ऊपर कर दो प्लीज। ओके ओके ओके, थैंक यू। देखो भले आप लोग पीछे बैठे हो लेकिन मेरा दिल आपके पास है, टेंशन मत लो, है ना। मुझे पता चलता रहता है वहां क्या चल रहा है, बीच बीच में खबर लेता रहूंगा, है ना। तो पीछे वाले मित्र होते हैं वो अपनी ज्योग्राफी में जानते होते हैं, सेंस ऑफ प्लेस। ज्योग्राफी में एक चीज होती है सेंस ऑफ प्लेस, स्थान की चेतना। जो पीछे वाले मित्र होंगे बहुत सारे, पूरी सीट आगे खाली हो तो भी कहां जाके बैठेंगे? पीछे बैठना, है ना। और दूसरी चीज, आप एक ही सीट पर 4 दिन बैठ जाइए तो आपको लगेगा कि आपकी उससे सगाई हुई है। मतलब फिर कोई दूसरा उस पर बैठेगा तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, आप उसी कोने को पकड़ने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ये सेंस होता है अपने प्लेस को लेकर, हर जीव में होता है। अपने मोहल्ले के कुत्ते में देखो, उस मोहल्ले में कोई दूसरा एंट्री कर जाए कुत्ता, देखो उस इलाके के सारे कुत्ते मिलकर जब तक उसको भगा नहीं लेंगे तब तक उसका जीना दूर कर देंगे। और जब वो प्लेस छोड़ के चला जाएगा तो आराम से चित्रा के बैठ जाएंगे, भगा दिया, है ना। सेंस ऑफ प्लेस ये हर जानवर में होता है। टाइगर में भी होता है। टाइगर जो होता है वो टेरिटोरियल जीव है, वो एक हफ्ते में निकलता है अपना इलाका देखने, यूरिन पास कर देता है जिससे कि स्मेल आती है, जाके पेड़ों के ऊपर खरोच कर देता है जिससे कि दूसरा टाइगर आए तो देख ले हम ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। और जगह की जब कमी हो जाती है कई बार, तो जब 2 टाइगर आसपास आ जाते हैं तो फिर उनके बीच युद्ध होता है, और जो पराजित होता है वो अपने परिवार सहित छोड़ के चुपचाप अकेले चला जाता है। जानवर बहुत अनुशासित, इसीलिए तो जब हम लोग नेशनल पार्क वगैरह घूमने जाते हैं जानवर कंफ्यूज होते हैं, वही जानवर जो आया है या मैं हूँ, क्योंकि मानव की गतिविधि वहाँ बड़ी अलग सी होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसी गतिविधि करते हुए देखा है ना। जिम कार्पेट में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो वहाँ पर हम लोग पॉलीथीन बिनने में ही कई बार आधा दिन निकल जाता था। जो जाता था हर जगह कोई ना कोई पॉलीथीन कुरकुरे खा के फेंका हुआ, ये किया वो किया हुआ। ये वैसा ही जैसे आपके घर में मेहमान आए और आराम से आके ड्राइंग रूम में बैठे, पैर पसार के तेज म्यूजिक चला दे, अपने पास से दरी वरी लाया हो बिछा दे, कुरकुरे खाए, फलवल खाए, सारे छिलके वही फेंक के दरी साफ करके चला जाए। अब आपको कैसा फील होने वाला है? या फिर ऐसा हो कि जैसे आपको कोई ड्राइंग रूम से बाइक लेके निकल जाए, है ना। हम कई जगह ऐसा ही कर रहे होते हैं। सेंस ऑफ प्लेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पीछे से क्यों मैं जुड़ पाता हूं मित्र? क्योंकि मेरा भी प्लेस कुछ वैसा ही था, है ना। इसलिए पीछे वालों का सेंस मुझे पर्याप्त रहता है और आगे वालों का अनुभव है। सूर्यातप, पृथ्वी का उष्मा बजट, इसके बाद होगा तापमान, टेम्परेचर। 3 मेजर टॉपिक हैं ये, पीटी मेंस दोनों, पीटी मेंस दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीटी में यहां से क्वेश्चन आए हैं और मेंस में क्वेश्चन अवेटेड है। यहां पर मेंस में क्वेश्चन अभी नहीं आए हैं, पीटी में क्वेश्चन तो लगातार पूछे गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वायुदाब व पवने, एयर प्रेशर एंड विंड्स। पवने 3 तरह की होंगी, इनको मैं ऊपर लिख देता हूं। पवने 3 तरह की होंगी, प्राथमिक, द्वितीयक
तृतीयक। प्राथमिक में यहां पर व्यापारिक पौने, दूसरा यहां पर पछुआ पौने, तीसरा ध्रुवीय पूर्वा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीटी मेंस दोनों में आई है। ध्रुवीय पूर्वा, ध्रुवीय पूर्वा। तृतीयक के अंतर्गत मानसून, लेकिन मानसून हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, और चक्रवात और प्रति चक्रवात। चक्रवात इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के साथ चक्रवातों के पैटर्न में बड़े चेंज हुए हैं। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, पिछले दिसंबर में साइक्लोन जनरेट हुआ, जो कि अनयूजुअल है। तो साइक्लोन से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। इस बार एक भी क्वेश्चन साइक्लोन से नहीं रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साइक्लोन से क्वेश्चन होगा। और तृतीयक में स्थानीय पवने होती हैं, स्थानीय पवने। साइक्लोन में ही वायु राशि वगैरह आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोन, याद रखिएगा आप। और जितने भी साल भर में कोई भी साइक्लोन आए हों, उनकी लिस्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए, आप अपडेट रहेंगे इससे। फिर इसके बाद संघनन, कंडेंसेशन, संघनन व वर्षण। फिर इसके बाद जलवायु प्रदेश। पीटी के लिए तो जलवायु प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। संघनन और वर्षण पीटी मेंस दोनों के लिए है, जलवायु प्रदेश पीटी के लिए है, वायुदाब पवने भी पीटी और मेंस के लिए है। अब ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। हो सकता है क्रम थोड़ा उल्टा कर दूं मैं, जैसे हो सकता है चक्रवात के पहले हम ये पढ़ लें कि भाई कौन से बादल बनते हैं, कहां बनते हैं, कैसे बनते हैं, और साइक्लोन में कौन से बादल बनेंगे। तो हो सकता है एक आध जगह पे क्रम आगे पीछे हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। छोटा लेकिन जरूरी टॉपिक, दो तीन टॉपिक इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है जलमंडल की उत्पत्ति, ओरिजिन, और फिर है इसमें सागर नितल उच्चावच। यहां से क्वेश्चन पीटी में पूछता है, सागर नितल उच्चावच, सी फ्लोर रिलीफ, मतलब महासागर की तली पे क्या क्या बना है। मान लो ये महासागर है, तो महासागर की तली पर, बॉटम पे क्या क्या पाया जाता है, राइट। तो यहां से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए है ये। उत्पत्ति से कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो समझना जरूरी है। तो सागर नितल उच्चावच पीटी के लिए है। फिर इसके बाद महासागरीय जल का तापमान, घनत्व, लवणता और अम्लीयता या अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन, ये पीटी मेंस दोनों में। लवणता पर तो क्वेश्चन मेंस में काफी पूछा जा, लवणता और तापमान दोनों पे पूछा जा चुका है। अम्लीकरण में पीटी में पूछा गया है, लेकिन लगभग 5-6 साल पहले पूछा गया है, लेकिन फिर से अम्लीकरण चर्चा में है, इसलिए प्रश्न यहां से बन सकता है। महासागरीय जल का तापमान, घनत्व, लवणता, अम्लीकरण, जो इनके गुण हैं। फिर महासागरीय धाराएं, पीटी मेंस दोनों। एल निनो, ला निना, सारे कॉन्सेप्ट यहीं से उभरते हैं, लेकिन उनको हो सकता है इंडियन ज्योग्राफी में ज्यादा पढ़ें, क्योंकि वे भारत के मानसून को ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो महासागरीय धाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लिया। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति। इस बार भी एक क्वेश्चन पीटी में मेंटेन था, मेंस में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। कोरल रीफ, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का भी है, हाइड्रोस्फीयर का भी है, तो यहीं पे इसको पढ़ लेंगे। प्रवाल भित्ति, कुछ टॉपिक है जो पेपर 3 के हैं, पेपर 1 में पूछे जाते हैं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट के, लेकिन पेपर 1 में पूछे जाते हैं। उसमें एक प्रवाल भित्ति और दूसरा मैंग्रोव है। ये दो पेपर 1 में भी आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये ध्यान रखें कि जब आप पेपर 1 देने जा रहे हो जीएस में, तो आप पेपर 3 में इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी तैयार करके जाए, क्योंकि वहां के क्वेश्चन वहां पे वो पूछ रहा है। फिर है महासागरीय संसाधन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महासागरीय संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या लगातार बढ़ी रही है, महाद्वीप उस आकार में बढ़ नहीं रहे हैं, और जो हमको अपनी जरूरतें पूरी करनी है, रिसोर्स पूरे करने हैं, एक समय ऐसा आएगा कि महाद्वीपीय संसाधन उन आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम नहीं होने वाले हैं। तो महाद्वीपीय संसाधनों की अपनी एक सीमा है। महासागरीय संसाधन अभी उतनी ज्यादा दोहन नहीं किया गया है इनका, जितना कि महाद्वीपीय संसाधनों का हुआ है। अतः हम इन्हें फ्रंटियर रिसोर्सेज मान रहे हैं, सीमांतीय संसाधन मान रहे हैं। मतलब दीज आर द लास्ट होप फॉर ह्यूमन क्रिएचर।